अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर्स है वो है जॉर्जुल की किताब पर। हम लोगों ने ये लेक्चर सीरीज़ बनाया है जॉर्जुल की किताब द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसको हमने इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करना है एक एक चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये चैप्टर बुक जॉर्जुल की जो बुक है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये एग्ज़ाम के हवाले से और लिंग्विस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के हवाले से, इवन जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी लिंग्विस्टिक्स पढ़ना शुरू किया है तो उनको लिंग्विस्टिक्स समझने के लिए जॉर्जुल की किताब को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है कि वो आगे लिंग्विस्टिक्स में जाए तो ये बुक उसके लिए इंतहाई अहम है पढ़ने के लिए। इस बुक को हमने आसान बनाने के लिए हमने इसकी एक्सप्लेनेशंस के साथ इसकी लेक्चर्स सीरीज़ स्टार्ट किया है और एक एक चैप्टर्स को हमने एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। जो सबसे पहला जो काम है इस बुक का, क्योंकि जॉर्जुल एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रोलिफिक राइटर था जिसने बहुत सारा काम किया है लिंग्विस्टिक्स में, खास करके प्रैग्मेटिक्स में और डिस्कोर्स एनालिसिस में। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ द बेस्ट बुक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परसीविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये एक बेहतरीन किताब है और कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लिंग्विस्टिक को उनको समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, तो ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। बहुत ही आसान अल्फाज में और आसान एक्सप्लेनेशंस के साथ इस बुक को बनाया गया है। ये बुक जो जॉर्जुल ने लिखा हुआ है और इसको खास करके मैं ये कहूँगा कि बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी डेवलप किया है अपना इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक को समझने के लिए। अगर वो लिंग्विस्टिक समझना चाहते हैं तो इस बुक का ज़रूर रीड करें। इस का जो पहला जो चैप्टर है इस किताब का वो है ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। तो देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज क्या है, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा ही जॉर्जुल के बारे में जानना है, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। 20 मार्च 1947 को जॉर्जुल पैदा हुआ और वो एक स्कॉटिश अमेरिकन लिंग्विस्ट था। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन प्रैग्मेटिक्स। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसका जो फेमस वर्क है वो है प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। बहुत सारा काम किया हुआ है जॉर्जुल ने प्रैग्मेटिक्स में और डिस्कोर्स एनालिसिस में। इन दोनों टॉपिक्स पर अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं इस बुक्स में, जो हमने कवर करने हैं और हमने देखने हैं कि प्रैग्मेटिक्स क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। लेकिन सबसे पहले हमने एक एक चैप्टर कवर करना है और समझना है इसको। जो स्टडी ऑफ जो लैंग्वेज है स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है उसमें जो सबसे पहला जो काम हुआ है, अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आएगी उसको पढ़ने में कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ईजाद होती हैं, लोग ईजाद करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन क्या वजह है इन डेवलपमेंट के पीछे और इन इन्वेंशंस के पीछे? जो बेसिक रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो सबसे बेसिक रीजंस है वो है ह्यूमन क्यूरियोसिटी। जब इंसान पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, तो ये सारी चीज़ें मौजूद तो नहीं थी। हाँ, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग के इस्तेमाल से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट कर दिया। लेकिन जो सबसे जो अहम चीज़ थी कि क्यूरियोसिटी पैदा होती थी इंसान में, अभी भी होती है बहुत सारे लोगों में, और वही क्यूरियोसिटी इंसान को फोर्स करती है कि वो क्वेश्चंस करें। जब आपके माइंड में क्वेश्चंस बन जाता है तो फिर आपने उसके आंसर ढूंढने के लिए आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी आपने देखना है, लेकिन आपने उसके आंसर को फाइंड करना है। और जब आपको आंसर फाइंड मिल जाएगा तो कभी कभार इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशंस या इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट समथिंग न्यू भी हो जाता है। तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी लैंग्वेज के हवाले से भी ऐसी थी कि जब इंसान यहाँ पर आया तो उसने लैंग्वेज किस तरह से सीखी, स्पोकन लैंग्वेज किस तरह से सीखी, रिटन लैंग्वेज किस तरह से सीखी, ये सारी क्यूरियोसिटी पैदा होती है।
क्योंकि कहा जाता है कि रिटन और स्पोकन लैंग्वेज जो है वो 35,000 साल पहले पुरानी है। वहाँ पर इंसान ने स्पोकन लैंग्वेज सीखी थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ट्रू एविडेंस तो नहीं है कि जो सबसे पहले जो लैंग्वेज थी डिवाइन लैंग्वेज वो कौन सी है। अब इंसान की क्यूरियोसिटी तो ये थी कि उनको जानना था कि डिवाइन लैंग्वेज कौन सी है, तो उसके लिए क्या करना था फिर उनने, क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल की रवायात में आता है, ट्रेडिशंस में आता है कि एडम्स जो था, हज़रत आदम, वो उसने जिस चीज़ को भी नाम दिया वही उस चीज़ का नाम हुआ, लेकिन उसने उसको लैंग्वेज उसके पास कहाँ से आई, उसकी जो पहली लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी। तो ये एक क्यूरियोसिटी थी इंसान की, जिसको जानने के लिए उसने फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि सरस्वती ने लैंग्वेज को इंसानियत के लिए लाकर रख दिया था। लैंग्वेज में उसका बहुत बड़ा किरदार है हिंदू ट्रेडिशंस का, और हो भी सकता है। लेकिन जो सबसे पहले जो क्यूरोसिटी को, अपने ट्रस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों ने फिर राइटर्स ने, एनालिस्ट ने, फिलोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन पर काम किया। जो सबसे पहले हमारे पास जो काम आता है वो हेरोडोटस का एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक ग्रीक ग्रेट राइटर भी था। और इसके साथ साथ फिर हमारे पास जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है किंग जेम्स एक्सपेरिमेंट, द फोर्थ ऑफ द स्कॉटलैंड, एंड लास्ट वन जो है वो है किंग अकबर एक्सपेरिमेंट, जो मुगल किंग था। हेरोडोटस का जो एक्सपेरिमेंट था उसने 2 न्यू बॉर्न बेबी पर किया, और उनके साथ एक शेफर्ड को भी रखा बकरियों के जगह पर। बकरियों के साथ शेफर्ड को ये हुक्म मिला कि आपने इन बच्चों की परवरिश तो करनी है, लेकिन आपने इनके साथ कोई बात नहीं करनी। तकरीबन 2 साल के बाद जब बच्चों ने जो सबसे पहला वर्ड कहा वो था बिकॉज, जो कि फिजिन वर्ड था, और फिजिन ओल्ड पार्ट ऑफ द तुर्की और आजकल के मॉडर्न पार्ट ऑफ द तुर्की को कहा जाता है। तो फिजिन बिकॉज, और बिकॉज का मतलब था ब्रेड, मतलब कि रोटी। तो ये उनका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था डिवाइन लैंग्वेज पर को जानने के लिए। तो उसने ये कंक्लूड किया कि मतलब तुर्की में ही, मतलब ये जो थी ये बिकॉज ये ही डिवाइन लैंग्वेज है। इस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट आता है जो किंग जेम्स का है, उसने भी सिमिलर काइंड एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो पाया उसमें वो था कि जो सबसे पहला वर्ड जो उन्होंने निकाला वो हिब्रू वर्ड था। फिर उसने ये कंक्लूड कर लिया कि हिब्रू डिवाइन लैंग्वेज है, गॉड गिवन, गॉड गिफ्टेड लैंग्वेज है। और फिर लास्ट वन में किंग अकबर का एक्सपेरिमेंट आया, जो कि मुग़ल किंग था, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो कुछ सही नहीं निकला, और उसके बहुत सारे नुकसान, जैसे कि उन बच्चों को फिर बाद में लैंग्वेज अडॉप्ट करने में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि एक काफ़ी अर्से तक उन्होंने इंसान की आवाज़, उनकी इंटरेक्शंस, उसके वर्ड्स नहीं सुने थे। तो उनको फिर बाद में लैंग्वेज अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके माइंड में स्टोरेज नहीं था। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे डिवाइन लैंग्वेज को जानने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खास एक्सपेरिमेंट, ऐसा कोई खास हमारे पास एविडेंस या आर्टिफैक्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, रिलायबल डॉक्यूमेंट्स, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकें कि ये डिवाइन लैंग्वेज है। तो इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें अब हमने आगे नेचुरल सोर्सेज को भी पढ़ना है, ग्लोसोजेनेटिक्स को भी पढ़ना है, और वोकल जेस्चर्स सोर्स को भी पढ़ना है, इंटरेक्शन एंड एक्शंस को भी इंटरेक्शन एंड ट्रांसैक्शंस को भी पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है इस लेक्चर सीरीज़ में। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आया है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ फिर आप मुझे अपना राय भी बताएं। और अगर आप लोगों को वाकई पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हमारे लिए आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों की मदद करेगा जॉजुल को पढ़ने में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर हो सकता है तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।